वेलकम टू ऑनलाइन कक्षा। आज की क्लास में हम बेसिक ऑफ अकाउंट्स के जो बाकी जो सेशन बचा था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली क्लास में हमने बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में मीन्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में मेथड ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। जैसे सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है और मार्जिनी एंट्री सिस्टम कौन सा होता है, सबसे उपयुक्त एंट्री सिस्टम कौन सा, जैसे डबल एंट्री हो गया। सबसे पुराना जो एंट्री सिस्टम है जैसे मार्जिनी एंट्री सिस्टम, तो वो मार्जिनी एंट्री सिस्टम हो गया। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि इनकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ी थी कि सिंगल एंट्री सिस्टम की क्या डेफिनेशन होती है और डबल एंट्री सिस्टम की क्या डेफिनेशन होती है। उसके बाद में इसी पहले सेशन में हमने पढ़ा था कि मार्जिनी एंट्री सिस्टम की क्या डेफिनेशन होती है। उसके बाद में हमने टाइप ऑफ बिजनेस पढ़े थे, यानी बिजनेस के प्रकार पढ़े थे कि सर्विस बिजनेस क्या होता है, ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, उसके साथ में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं। सर्विस बिजनेस में किस प्रकार से सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है, ट्रेडिंग में सेवाओं के साथ साथ में गुड्स या सामान का भी, मैन्युफैक्चरिंग में कच्चे माल को लिया जाता है, उसके बाद में उस पर प्रोसेस करके एक तैयार माल तैयार किया जाता है जिसे हम मैन्युफैक्चर माल बोलते हैं, उसे मैन्युफैक्चर गुड्स बोलते हैं। फिर उसको बाजार में बेचा जाता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। उसके बाद में ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के डेफिनेशन वगैरह पढ़ी थी। उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे, यानी रियल अकाउंट्स क्या होता है, पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है। रियल अकाउंट्स में मान लो संपत्ति हो गई या फिर भौतिक वस्तुएं जितनी भी हो गई वो रियल अकाउंट्स में आती है। पर्सनल अकाउंट्स का मतलब पर्सनल खाते, जैसे कंपनियों के खाते हो गए या फिर किसी व्यक्ति के नाम से जो खाते बनते हैं पर्सनल अकाउंट्स के अंदर जाते हैं। उसके बाद में नॉमिनल अकाउंट्स, यानी इसमें लाभ हानि खर्चे तथा आय से संबंधित, यानी इसमें प्रॉफिट लॉस, इनकम और एक्सपेंसेस से संबंधित जितने भी खाते हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स में जाते हैं। उसके बाद में आगे आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे ग्रुप्स ऑफ टैली, यानी टैली में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, टोटल कितने ग्रुप होते हैं। तो टैली में टोटल 28 ग्रुप्स होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि टैली में कितने ग्रुप्स होते हैं, तो 28 ग्रुप्स होते हैं। उसमें इनको दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। इसमें प्राइमरी ग्रुप्स, यानी इसमें 15 तो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं और 13 सब ग्रुप होते हैं। ये पहले से बने रहते हैं, ठीक है, टैली में पहले से ग्रुप्स बने रहते हैं। तो टोटल 28 ग्रुप्स है जो पहले से टैली में ऑलरेडी बने रहते हैं। प्री डिफाइंड ग्रुप बोलते हैं इसको। तो प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं, उसकी संख्या होती है 28। उसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप कहलाते हैं और 13 सब ग्रुप कहलाते हैं। प्राइमरी ग्रुप्स की जो लिस्ट है उसमें कैपिटल अकाउंट हो गया, लाइबिलिटीज या फिर लोन हो गया, उसके बाद में करंट लाइबिलिटीज, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, इन्वेस्टमेंट, ब्रांच और डिवीजन, उसके बाद में मिससेलेनियस एक्सपेंसेस, उसके बाद में सस्पेंस अकाउंट, उसके बाद में सेल्स परचेज, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जो 15 है ये प्राइमरी ग्रुप्स है। उसके बाद में सब ग्रुप्स की बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस, बैंक बॉडी अकाउंट, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजंस, सन्डी क्रेडिटर्स, सन्डी डेटर्स, डिपॉजिट असेट्स, लोन इन एडवांस, स्टॉक इन हैंड और कैश इन हैंड के साथ में बैंक अकाउंट्स, ये पूरे के पूरे हो जाएंगे सब ग्रुप। आज हम इस सेशन में पूरा का पूरा ग्रुप्स ऑफ टैली यानी इन सभी की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इन डेफिनेशन के आधार पर ही एंट्रियां होगी। पूरा का पूरा काम इन डेफिनेशन के आधार पर ही होगा। आज तक आपने कुछ भी नहीं आपको पता है तो भी आपको यहाँ से याद करना जरूरी है, यानी ये पूरे के पूरे 28 ग्रुप्स का जो आपको डेफिनेशन है वो याद करनी जरूरी है। उसके बाद में आपके लिए आगे की चीजें जो होगी वो आसान हो जाती है। उसके बाद में बात करें इसका जो नंबर 1 है कैपिटल अकाउंट के बारे में, तो कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी लगाना। कैपिटल का मतलब होता है यानी पूंजी लगाना। जब भी कोई बिजनेसमैन या फिर कोई भी व्यक्ति होता है वो नया बिजनेस स्टार्ट करता है यानी नया व्यापार स्टार्ट करता है, उस समय जो पैसे लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल, यानी उसे बोलते हैं पूंजी लगाना। यानी बिजनेस को स्टार्ट यानी व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए जो धनराशि लगाई जाती है उसे पूंजी कहते हैं। पूंजी का मतलब होता है कैपिटल, उसको कैपिटल बोलते हैं। और उसके नाम से क्या बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है। जैसे मान लो सुरेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो सुरेश बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सुरेश कैपिटल यानी पूंजी लगा रहा है और 10 लाख से स्टार्ट किया है तो सुरेश अकाउंट।
और सुरेश अकाउंट के नाम से जो खाता बनेगा उसमें सुरेश 10 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो सुरेश 10 लाख का बिजनेस स्टार्ट करेगा तो सुरेश नाम से वहां पे अकाउंट बनेगा। तो सुरेश के नाम से जो अकाउंट बनता है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। उसके बाद में तथा जो व्यक्ति पूंजी लगाता है उस व्यक्ति के नाम से पूंजी खाता बनाया जाता है या फिर उसको कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत लिया जाता है। उसके बाद में कैपिटल अकाउंट का एक ही मतलब है कि जब बिजनेस स्टार्ट होगा उस समय जो धनराशि लगाई जाती है उसको कैपिटल अकाउंट के जरिए लेते हैं। उसके बाद में अगला है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व, यानी दायित्व का मतलब होता है जैसे लोन हो गया, यानी लोन है तो लोन को चुकाना हमारा क्या होता है, दायित्व होगा। मतलब व्यवसाय की आर्थिक आवश्यकताओं, आर्थिक का मतलब हो गया जैसे धन वगैरह है, आर्थिक आवश्यकताओं पूर्ति के लिए जो धनराशि बाहरी संस्थाओं यानी और अन्य कंपनियों से ली जाती है, बाहरी संस्थाओं से ली जाती है, वह व्यवसाय के लिए लाइबिलिटीज या लोन कहलाती है। लोन का मतलब हो गया जैसे आप कोई बिजनेस में एंट्रियां कर रहे हैं या फिर आपके बिजनेस के आर्थिक आवश्यकता हो, यानी आपके वहां पर पैसों की कमी है तो आप क्या करते हो, धन कहीं से दूसरी संस्था से उधार लेते हो, जैसे लोन लेते हो। तो लोन आपको चुकाना पड़ता है, वो हमारी क्या होती है, दायित्व होता है, लाइबिलिटीज होती है। तो वही लाइबिलिटीज के या फिर लोन के अंतर्गत जाएगा। जितने भी लोन अकाउंट है तो वो लोन अकाउंट ग्रुप्स लोन अकाउंट के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में करंट लाइबिलिटीज, करंट का मतलब होता है वर्तमान, व्यवसाय से संबंधित ऐसे दायित्व जो कभी स्थिर स्थिर नहीं रहते हैं या फिर जो परिवर्तित होते रहते हैं उसे करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। यानी कई ऐसे लाइबिलिटीज होते हैं जो बदलते रहते हैं या फिर जो कई ऐसे लोन होते हैं आज यानी वो स्थिर नहीं रहते हैं तो उन्हें बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद में है करंट असेट्स, यानी इसको हम अस्थिर संपत्ति भी कह सकते हैं या फिर वर्तमान संपत्ति भी कह सकते हैं। अस्थिर संपत्ति, असेट्स का मतलब होता है संपत्ति। ये सब मीनिंग्स आपको याद रखनी है या फिर इसके जो हिंदी अर्थ है वो आप सभी को याद रखने हैं, क्योंकि ये आगे जाके इसी जो ग्रुप्स है उन ग्रुप्स की सहायता से एंट्रियां होगी और कौन से लेजर वगैरह बनेंगे। तो टोटल के टोटल जो खेल है वो इन ग्रुप्स का है। तो करंट असेट्स में व्यवसाय से संबंधित ऐसी संपत्तियां जो स्थिर नहीं होती है, यानी ऐसी संपत्ति का मतलब हो गया धन, ऐसे धन जो स्थिर नहीं होते हैं तथा जो परिवर्तनशील होते हैं, ऐसी संपत्तियों को करंट असेट्स कहते हैं। जैसे मान लो आपकी बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग एक फिक्स असेट्स है यानी स्थिर संपत्ति है, यानी बिल्डिंग कभी खत्म नहीं होती। जैसे मान लो स्टेशनरी हो गया, तो स्टेशनरी क्या हो गई, आज आपके पास में है, थोड़े दिन बाद वो क्या हो जाती है, स्टेशनरी खत्म हो जाती है, तो उसको करंट असेट्स में लेते हैं। असेट्स का मतलब हो गया संपत्ति, यानी व्यवसाय की जो संपत्ति है वो करंट असेट्स में लेते हैं कि ये आज तो है लेकिन थोड़े समय बाद वो क्या हो जाती है, संपत्ति खर्चे में बदल जाती है, यानी संपत्ति नष्ट हो जाती है, जिसे हम बाद में इसमें लेजर ट्रांसफर कर देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा। फिक्स्ड का मतलब होता है स्थिर। असेट्स का मतलब होता है संपत्ति, यानी इसमें स्थिर संपत्ति, व्यवसाय से संबंधित ऐसी संपत्तियां जो स्थिर होती है, यानी स्थिर का मतलब होता है फिक्स होती है। जैसे आप बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग मान लो या फिर कंप्यूटर मान लो, तो कंप्यूटर हो गया, व्यवसाय बिजनेस का जो कंप्यूटर है वो क्या एक स्थिर है, यानी 5-6 साल लंबे समय तक चलता है, वो संपत्ति धन हो गया। और इसके बाद में जमीन हो गया, लैंड जमीन हो गया, तो वो तथा जो कभी कम ज्यादा नहीं होती है, जो परिवर्तनशील नहीं होती है, उन्हें फिक्स असेट्स कहते हैं। जैसे कंप्यूटर है, आपने आज खरीदा है तो वो एक कंप्यूटर, उसमें ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा, तो वो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, एक फिक्स असेट्स या संपत्ति। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है व्यवसाय से अतिरिक्त लाभ कमाने हेतु तो किसी अन्य व्यवसाय में धनराशि लगाना इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जैसे मान लो आपके बिजनेस के पास में अतिरिक्त पैसे पड़े हैं और इनको आप LIC जैसी अन्य संस्थाओं में लगा देते हो, तो वहां से आपको इनका जो प्रॉफिट मिलता है वो क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो धनराशि लगाना क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। उसके बाद में ब्रांच और डिवीजन, ब्रांच और डिवीजन का मतलब हो गया जैसे आपका व्यवसाय है, आपका जो बिजनेस है उसकी कई और इकाई है या फिर कई और उसका ब्रांचेज है। जैसे मान लो BOB है, बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर SBI है, इनकी बहुत सारे जगहों पर ब्रांचेज होती है, तो वो उनके जो अकाउंट्स है वो ब्रांचेज और डिवीजन में किसी व्यवसाय की एक से अधिक
इकाइयां खोलने पर उन इकाइयों के नाम से जो खाते बनाए जाते हैं वे ब्रांच और डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। यानी जैसे आप एंट्रियां करते हो तो आपकी कंपनी में अलग अलग ब्रांचेज है, तो उन ब्रांचेज की एंट्रियां हैं, आप उसको अलग से आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद में मिससेलेनियस एक्सपेंसेस। मिससेलेनियस एक्सपेंसेस या फिर असेट्स का मतलब होता है संपत्ति, एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा, असेट्स का मतलब होता है संपत्ति। यानी मिससेलेनियस एक्सपेंसेस का मतलब असेट्स को रखने यानी संपत्ति को रखने के लिए उन पर जो खर्चे किए जाते हैं। जैसे मान लो आप एक फल की दुकान है, मान लो, या फिर फल का व्यवसाय है, तो उन फलों को रखने के लिए वहां पर एसी वगैरह या फिर उसमें उसका जो ठंडा वातावरण रखने के लिए वहां पर आपको फ्रीजर लगाने पड़ते हैं। तो वो फ्रीजर क्या हो गया, उन संपत्तियों को रखने के लिए उन पर खर्चा हो गया। तो संपत्तियों पर किए जाने वाले खर्चे एवं व्यापार को बढ़ाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उनको मिससेलेनियस एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद में अगला हो गया सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, व्यवसाय से संबंधित ऐसे खाते जिसका कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता, उस खातों को सस्पेंस अकाउंट के अंदर रखते हैं। कई ऐसे खाते होते हैं, जैसे मान लो कई ऐसे खाते हैं जिनका आपको पता नहीं है कि इसको कौन से ग्रुप पे रखना है, तो आप उन खातों को आप मिस सस्पेंस अकाउंट में रख सकते हो। उसके बाद में सेल्स अकाउंट। सेल्स का मतलब होता है बेचना, बेचना, और अकाउंट्स का मतलब होता है खाता। और यानी विक्रय, विक्रय या फिर बेचने से संबंधित, विक्रय या फिर इसको बेचने से संबंधित बोल सकते हो, बेचने से संबंधित खातों का ग्रुप होता है वो सेल्स अकाउंट होता है। उसके बाद में परचेज अकाउंट। परचेज का मतलब होता है खरीदना, परचेज का मतलब होता है खरीदना। और क्रय से, क्रय का मतलब होता है खरीदना, या फिर इसको क्रय बोल दो या फिर खरीदना बोल दो। खरीदने से जो संबंधित खाते हैं वो परचेज अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में बात करें आगे अगले ग्रुप्स के बारे में, तो हो जाएगा डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट का मतलब सीधी, इनकम का मतलब हो जाएगा ये इसकी हिंदी मीनिंग्स है, आपको इंग्लिश मीनिंग्स के ये हिंदी अर्थ है, ये आपको याद रखने जरूरी है, क्योंकि आप जैसे ही क्वेश्चन आगे करते हो, इंटरव्यू वगैरह करते हो, तो वहाँ आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है। व्यवसाय से संबंधित ऐसी आय जो सीधी व्यवसाय से प्राप्त होती है या जिसका संबंध सीधा व्यवसाय से, वो डायरेक्ट इनकम कहलाती है। जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे आप मान लो बुक्स की दुकान है आपकी, या फिर बुक्स का बिजनेस है, तो आप बुक्स बेचते हो, खरीदी आपने 200 रुपए में है, आप 250 रुपए में बेचते हो, तो यहाँ से जो 50 रुपए आपको मिले हैं वो सीधे व्यवसाय से मिले हैं, तो वो हो जाएगा डायरेक्ट इनकम में। वो 50 रुपए कहाँ कलेक्ट होंगे, डायरेक्ट इनकम में। यानी ऐसी इनकम जो सीधे बिजनेस से मिलती है उसको डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। और उसके बाद में इनडायरेक्ट इनकम, यानी यानी ऐसी आय जो व्यवसाय यानी सीधी न मिलके, यानी व्यवसाय से न मिलके किसी अन्य स्रोत से मिलती है या अन्य जगह से मिलती है। जैसे मान लो आप कंपनी के डायरेक्टर हो, तथा आप क्या करते हो, दूसरी जगह कहीं काम करते हो, कंपनी के अलावा दूसरी जगह कहीं काम करते हो, वहां से आपको जो सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी क्या हो, कंपनी से तो नहीं मिली, ये दूसरी जगह से मिल रही है, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। यानी ऐसी आय, इनकम का मतलब हो जाएगा आय, ऐसी आय जो सीधी व्यापार से प्राप्त नहीं होती है या जिसका संबंध सीधा व्यापार से न होके अर्थात किसी अन्य कारण से प्राप्त होती है, उसे इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। जैसे सैलरी वगैरह का सैलरी। उसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट का मतलब सीधा, एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा, यानी जितने भी खर्चे होते हैं उनको एक्सपेंसेस बोला जाता है। तो व्यवसाय से संबंधित ऐसे व्यय, व्यय का मतलब भी खर्चा ही होता है, खर्चा जो सीधे व्यापार से संबंध रखता है एवं जो माल की कीमत को प्रभावित करते हैं, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। उसके बाद में अगला हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब व्यवसाय से संबंधित ऐसे खर्चे जो सीधे व्यवसाय से संबंध नहीं रखते हैं, परंतु व्यवसाय को गतिशील यानी इसको जारी रखने के लिए इन खर्चों का करना अनिवार्य होता है, ऐसे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे प्रचार करना होता है, तो वो प्रचार हो जाएगा। जैसे आप कोई भी वस्तु बेचते हो, उस वस्तु का प्रचार करना होता है, तो प्रचार हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ फिर जैसे आप कोई वस्तु है, उसको बनाने में जितना भी खर्चा लगता है, यानी वो सीधे वस्तु को, वस्तु की जो कीमत होता है उसको प्रभावित करता है। यानी जैसे वस्तु 200 रुपए में बेच रहे हो,
तो उस 200 रुपये में 100 रुपये का मटेरियल आ गया और 100 रुपये का उसके ऊपर लेबर खर्च वगैरह हो गया, यानी उसके ऊपर मजदूर खर्च हो गया, तो वो 200 रुपये, तो ये क्या करेगा, 200 रुपये की हो जाएगी। यदि आप प्रचार करते हो अलग से तो वो वस्तु की कीमत पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, वस्तु 200 रुपये की है तो 200 रुपये की ही रहेगी। और इस पर आप प्रचार अलग से करते हो तो उसको जो खर्चा हो जाएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का हो जाएगा। अगला हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है वर्ष के अंत में व्यापार से जो लाभ प्राप्त होता है। वर्ष के अंत का मतलब क्या हुआ, 31 मार्च को। वर्ष की शुरुआत कब होती है, 1 अप्रैल को इसकी वर्ष की शुरुआत होती है, और इसका जो वर्ष का अंत है वो होता है 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल हो जाएगा, 1 अप्रैल को इसकी शुरुआत हो गई और 31 मार्च को वर्ष का अंत हो गया। तो वर्ष के अंत में व्यापार से जो भी लाभ मिलता है उस लाभ को पूंजी खाते में स्थानांतरित करने की बजाय एक नए खाते में स्थानांतरित किया जाता है, उस खाते का ग्रुप, यानी उसको वापस दूसरे वित्तीय वर्ष, दूसरा अब 1 साल खत्म हो गया, अगला साल वापस 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो वहां पे इसको कैपिटल यानी पूंजी खाते में न जोड़ के इसको किसमें, एक अलग से रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से एक अकाउंट बनाया जाता है। पिछले जो साल का जो भी लाभ आपको मिला है उस लाभ को इसमें कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में बैंक ओडी अकाउंट, ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, बैंक अधिविकर्षणी, बैंक सीमा से ज्यादा आप बैंक से पैसा निकालते हो तो वहां पे आपको बैंक ओडी अकाउंट ग्रुप्स का उपयोग करते हैं। उसके बाद में सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड का मतलब होता है सुरक्षित, सुरक्षित लोन। सुरक्षित लोन का मतलब हो गया, जैसे मान लो आप किसी संस्था से लोन लेते हो तो वह उसके बदले आप कोई भी वस्तु गिरवी रखते हो, यानी जैसे मान लो गोल्ड लोन हो गया, तो बैंक से आप पेमेंट लेते हो या लोन लेते हो, उसके साथ में आप उसको सोना देते हो, बैंक को वापस सोना देते हो, तो वो हो गया गोल्ड लोन। तो सिक्योरिटी के लिए जो भी वस्तु आप गिरवी रखते हो तो उस प्रकार उस लोन को सिक्योर लोन कहते हैं। व्यवसाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लिया गया जाने वाला ऐसा ऋण जिसके लिए बंधक रखा जाता है उसे सिक्योर्ड लोन कहते हैं, या फिर कोई भी वस्तु गिरवी रखी जाती है उसे सिक्योर्ड लोन कहते हैं। उसके बाद में अगले अकाउंट की बात करें तो वहां पे हो जाएगा अनसिक्योर्ड लोन, यानी असुरक्षित लोन। असुरक्षित लोन यानी इसमें किसी भी प्रकार की वस्तु को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर आपको वस्तु को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है, यानी जो भी संस्था है वो आपका सिविल स्कोर देख के आपको क्या कर देती है, सीधे ही आपको, यानी आपका व्यवहार देखकर आपको सीधे ही लोन दे देती है, उसे बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। और अनसिक्योर्ड लोन वापस आपको उसी समय, कुछ समय बाद वापस आपको भुगतान करना पड़ता है। उसके बाद में ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यानी माल खरीदने तथा बेचने पर जो कर लगाया जाता है, कर का मतलब होता है टैक्स, यानी जितने भी टैक्स जीएसटी वगैरह हो गए, जीएसटी हो गए, वेट हो गए, यहाँ पे टीडीएस वगैरह हो गए, ये पूरे के पूरे जितने भी टैक्स है वो टैक्सेस के जो खाते हैं वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे, यानी करों से संबंधित, यहाँ पे टैक्स से संबंधित जितने भी खाते हैं वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। अगला है प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है व्यवस्था करना। वर्ष के अंत में व्यवसाय संबंधित ऐसे खर्चे जिनका नकद या चेक द्वारा भुगतान करना बाकी रह जाता है, जैसे मान लो आप जो बिजली का बिल, मान लो बिजली का बिल है वो अगली 1 तारीख को पेमेंट करते हो, जैसे मान लो फरवरी का या फिर जनवरी का जो बिल है उस जनवरी का बिल आप 1 फरवरी को देते हो, उसी प्रकार फरवरी का जो बिल है वो आप 1 मार्च को देते हो, और मार्च का जो बिल है वो 1 अप्रैल को देते हो। तो वित्तीय वर्ष है जो आपको पता है, वित्तीय वर्ष कब खत्म हो जाता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है, यानी वित्तीय वर्ष 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, 31 मार्च वाला है, यानी 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में जो बिजली का बिल है वो भुगतान कब करना होता है, 1 अप्रैल को करना होता है। तो हम उसके लिए प्रोविजन यानी व्यवस्था पहले से कर देते हैं, क्योंकि खर्चा वगैरह है, कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ 31 मार्च को चेक करना पड़ता है, इसमें रिपोर्ट्स निकालनी पड़ती है कि कितना नुकसान हुआ है, कितना खर्चा हुआ है। तो उसके लिए पेमेंट तो 1 अप्रैल को करेंगे इस 1 महीने का, लेकिन इसके लिए पहले से व्यवस्था करके रखते हैं जिसको प्रोविजन बोलते हैं, उसको 31 मार्च पर एंट्री करते हैं, और ये एंट्री हम F7 जर्नल में करते हैं। ज्यादा इसमें आपको नहीं पढ़ना है, इसको आप इतना ही ध्यान रखना है कि वित्तीय वर्ष के अंत का जो महीना होता है उसमें खर्चे हैं वो अगले महीने पेमेंट होता है, लेकिन वित्तीय वर्ष खत्म हो जाता है, अगले महीने नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो रहा है, तो वो खर्चे अपन अगले वित्तीय वर्ष में
बैंक से तो पेमेंट अगले वित्तीय वर्ष से करेंगे, लेकिन उसका पहले से प्रोविजन बना देते हैं 31 मार्च को। उसके बाद में अगला बात करें सन्डी क्रेडिटर। सन्डी का मतलब होता है उधार पर, जहां भी कोई भी व्यक्ति उधार माल खरीदेगा, उधार जहां भी आपको ऑप्शन मिले वहां आपको सन्डी ही सिलेक्ट करना है, जैसे उधार खरीदेगा या फिर उधार बेचेगा। तो कंपनी में उधार दो टाइप से होता है, या तो उधार खरीदता है या फिर उधार बेचता है। जब कंपनी उधार माल खरीदती है तो उन संस्थाओं जिससे उधार माल खरीदा जाता है उनके जो अकाउंट होते हैं वो सन्डी क्रेडिटर्स में जाएंगे। और कंपनी जब बेचती है, उधार माल बेचती है, उधार माल बेचने पर, उधार माल खरीदने पर और उधार माल बेचने पर, और जो बेचती है उधार माल उस संस्था के जो अकाउंट है वो सन्डी डेटर्स में, यानी सन्डी क्रेडिटर्स में जिन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से उधार माल खरीदा जाता है उन व्यक्तियों अथवा संस्था के नाम से जो खाता बनाया जाता है उनका ग्रुप रहता है, वो सन्डी क्रेडिटर्स रखते हैं। उसके बाद में सन्डी डेटर्स की बात करें तो जिन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से उधार माल बेचा जाता है उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के नाम से खाते बनते हैं, उनका ग्रुप होता है वो सन्डी डेटर्स रखते हैं। जिनको माल बेचते हैं कंपनी, जिनको माल बेचती है उनका सन्डी डेटर्स, और जिनसे माल खरीदती है उनका सन्डी डेटर्स। उसके बाद में डिपॉजिट असेट्स। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा, और असेट्स का मतलब होता है संपत्ति। जमा संपत्ति का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने किसी को लोन दिया, कोई संस्था को आपने, आपकी कंपनी ने लोन दिया, उसके बदले उसने जैसे गोल्ड रख दिया, तो गोल्ड हो गया, वो संपत्ति हो गई, ठीक है। अब वो संपत्ति, अब गोल्ड वापिस आपको गोल्ड का मिलेगा, तो व्यवसाय में किसी भी वस्तु के बदले जो धनराशि जमा कराई जाती है एवं वो पुनः प्राप्त होती है, और वापिस वो गोल्ड आपको जब भी आपका पेमेंट होगा तो वापिस आप वो उस संस्था को वापिस गोल्ड कर देते हो, तो उसे डिपॉजिट असेट्स कहते हैं। इसका खाता है बनाते समय उसका ग्रुप जो रखते हैं वो डिपॉजिट असेट्स रखते हैं। उसके बाद में लोन एंड एडवांस। ये लोन एंड एडवांस केवल कर्मचारियों के लिए रखा जाता है, यानी व्यवसाय में जो भी, बिजनेस में जो भी कर्मचारी है उनको दिया जाने वाला एडवांस पेमेंट, यानी जैसे मान लो कि कर्मचारी बोलता मुझे 1 महीने का एडवांस पेमेंट चाहिए, तो वो एडवांस जो पेमेंट दिया जाता है तो वो हो जाएगा लोन इन एडवांस में। अगला हो जाएगा स्टॉक इन हैंड, यानी वित्तीय वर्ष के अंत में, जो अंत का मतलब हो गया 31 मार्च, 31 मार्च को जो माल बेचना बाकी रह जाता है, यानी जो माल बिना बिके रह जाता है, यानी जो माल नहीं बिकता है, वो स्टॉक इन हैंड कहलाता है। कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब वित्तीय वर्ष के अंत में, यानी 31 मार्च को जो कंपनी में कैश रहता है उसे कैश इन हैंड बोलते हैं। बैंक अकाउंट में व्यवसाय का जिस बैंक में खाता होता है उस बैंक के नाम से जो खाता बनता है वो बैंक अकाउंट के अंतर्गत जाता है। ये पूरे के पूरे 28 ग्रुप्स है, और इनकी जो परिभाषा है वो आपको एकदम परफेक्ट, आपको इसकी डेफिनेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। इसी डेफिनेशन के आधार पर आगे की एंट्रियां होगी, और ये पूरे के पूरे जो नोट्स है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, जहाँ पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं।